पे आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। और गाइज इस वीडियो में आज पूरी लाइफ साइकिल रिएक्ट की मैं कवर करने वाला हूं। डीप में आपको नॉलेज मिलेगा और इजी टू अंडरस्टैंडेबल मैंने कंटेंट बनाया है इसके। तो गाइज मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लेता हूं और चलता हूं वीडियो को एक्सप्लेनेशन और कोड के ज़रिए आपको सिखाने के बेस पे, ठीक है। तो गाइज आप इस वीडियो को स्किप मत कीजिए क्योंकि इस वीडियो में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो आपको नॉलेज में बहुत इंपॉर्टेंट काम लगेगी। रिएक्ट के अंदर आप जब काम करोगे कंपोनेंट बेस्ड लाइफ साइकिल में तो आप इसको मतलब पूरा समझना बहुत ज़रूरी है। तो गाइज मैं आपको मेरे पहले ब्लॉग पे ले जाता हूँ कि ये मेरा एक ब्लॉग है जिसके अंदर मैंने पूरी लाइफ साइकिल्स की जितनी भी मेथड है उसको डीप में मैंने कवर किया है ताकि आपको सभी मेथड्स का इम्पोर्टेंस, यूज़, प्रोन्स क्या है, कॉन्स क्या है और उसके एडवांटेज डिसएडवांटेज, कब उसको यूज़ करना है, क्यों यूज़ करना है, सब कुछ मैंने इस मेथड में और इस लाइफ साइकिल में कवर किया है गाइज। तो गाइज मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको लाइफ साइकिल के बारे में बहुत सारा नॉलेज मिल जाएगा। आपको कहीं जाना नहीं पड़ेगा लाइफ साइकिल की नॉलेज के लिए, ये वीडियो ही आपको काफ़ी है। तो गाइज मैं चलता हूँ अभी एक्सप्लेनेशन एंड वो कैसे काम करता है वो बताने के लिए। तो गाइज पहले हमको समझना होगा कि एक्चुअली रिएक्ट जेएस लाइफ साइकिल के अंदर ये मेथड्स कैसे काम करती है, बट उसके पहले समझना है हमको लाइफ साइकिल एक्चुअली है क्या। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि लाइफ साइकिल है क्या। जब भी हम रिएक्ट कोई कंपोनेंट्स बनाते हैं वो डोम में इंसर्ट होता है, तब से लेके उसको हम अनमाउंट करते हैं, उसको हम डोम में से निकालते हैं, ठीक है। तब तक कि इन बीच में जो भी प्रोसेस होती है उसको बोलते हैं हम लाइफ साइकिल। जब भी कंपोनेंट का बॉर्न होता है, बर्थ होता है, उसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसको हम डाई करते हैं, तब से लेके उन बिटवीन जो भी फेसिस, जो भी मेथड्स हम यूज़ करते हैं उसको बोलते हैं हम लाइफ साइकिल। गाइज मैंने यहाँ पे इसकी डेफिनेशन दी है तो मैं उसको पढ़ना चाहता हूँ ताकि आपको और ज़्यादा समझ में आए। रिएक्ट जेएस लाइफ साइकिल इज कलेक्शन ऑफ मेथड दैट हैपन फ्रॉम क्रिएट रिएक्ट कंपोनेंट टू डिस्ट्रॉय फ्रॉम द डम। मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि ये मेरी एक एग्जाम्पल है, ठीक है। मैंने अभी इसकी एग्जाम्पल बनाई सिंपली। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल मैं लोड कर रहा हूँ, ठीक है। आप समझ पा रहे हो मैं क्या कहना चाहता हूँ। ये वीडियो ये एप्लीकेशन मैंने लोड की है, मेरा रिएक्ट कंपोनेंट मेरे एप्लीकेशन के अंदर लोड हो रहा है, ठीक है। तो जब ये लोड हुआ है, पूरा डोम में इंसर्ट हुआ है, ब्राउज़र में इंसर्ट हुआ है, इसका मीनिंग कि इसका बर्थ हुआ है, ये बॉर्न हो गया, ये क्रिएट हो गया। हम उसको अलग अलग चीज़ से बोल सकते हैं, ठीक है। अभी इसमें कुछ मैं अपडेट लाता हूँ, ये मैंने अपडेट किया और उसके बाद मैं इसको निकालता हूँ। तो इन बिटवीन इस इंसर्शन के लिए, अपडेशन के लिए, माउंटिंग के लिए, अपडेटिंग के लिए और उनको डिस्ट्रॉय मतलब अनमाउंटिंग के लिए जो भी चीज़ उस लाइफ साइकिल के अंदर हम यूज़ करते हैं, ठीक है, उस मेथड को यूज़ करते हैं, इस प्रोसेस को यूज़ करते हैं, वो प्रोसेस को हम बोलते हैं लाइफ साइकिल, रिएक्ट की लाइफ साइकिल। और गाइज मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि ये जो लाइफ साइकिल है वो कंपोनेंट्स बेस्ड लाइफ साइकिल है और वो ओनली फॉर यूज इन क्लास कंपोनेंट, नॉट इन फंक्शन कंपोनेंट्स। फंक्शन कंपोनेंट में क्या है गाइज कि उसके अंदर हुक्स इम्प्लीमेंटेशन हुए हैं और फंक्शन कंपोनेंट के अंदर एक हुक्स है यूज इफेक्ट जिसके अंदर पूरी लाइफ साइकिल माइग्रेट हुई है। तो उसके लिए भी मैं वीडियो लेके आऊँगा, बट आपको पहले लाइफ साइकिल क्लास कंपोनेंट की लाइफ साइकिल समझना बहुत ज़रूरी है गाइज। तो गाइज मैं कंटेंट में आगे चलता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक स्क्रीनशॉट भी दिया है, गूगल पे से मैंने लिया था ये स्क्रीनशॉट। उसमें पूरा बताया कि कैसे मेथड की जो भी फेस है वो काम करते हैं। बट गाइज मैं पहले बताना चाहता हूँ कि आप अगर ये फेस समझते हो, इसके पहले मेरे कंटेंट को रीड कर लेना ताकि आपको और ज़्यादा मज़ा आएगा। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि रिएक्ट कि जो भी कंपोनेंट क्लास कंपोनेंट बनती है उसमें 4 फेजेस होते हैं, 4 फेजेस होते हैं। पहला है माउंटिंग फेज, ओके। तो गाइज माउंटिंग फेज क्या होता है, वेन एवर वी क्रिएट पर्टिकुलर कंपोनेंट, ओके, हमने जब कोई कंपोनेंट क्रिएट किया है और वो डोम में इंसर्ट हुआ है, ठीक है। तो जो वो डोम में इंसर्ट होता है उसका मीनिंग क्या हुआ कि वो कंपोनेंट क्रिएट हुआ है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, माउंटिंग फेज। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे ही मैं ये रीलोड करता हूँ, फर्स्ट टाइम समझो मेरा एप्लीकेशन रीलोड हुआ, पूरे ब्राउज़र के डोम के अंदर मेरा कंपोनेंट्स HTML नोड पुट हुआ, ठीक है, फर्स्ट टाइम। तो उसको क्या बोलता हूँ मैं, वो माउंटिंग फेज में आ गया, ठीक है। अभी वो माउंटिंग फेज में आया, इसका मीनिंग कि वो कंपोनेंट क्रिएट हो गया, इंस्टेंस बन गया उसका। बट उस कंपोनेंट के अंदर मैं कुछ और टेक्स्ट बटन लगाता हूँ, कुछ वैल्यूज चेंजेस करता हूँ, तो उसको हम क्या बोलते हैं, अपडेटिंग फेज। तो गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि दूसरा एक फेज है
लाइफ साइकिल का अपडेटिंग फेज। तो उसमें हम क्या करते हैं गाइज कि जो भी हमारा एग्जिस्टिंग डोम है उसके अंदर जो भी हमने HTML एलिमेंट, नोड्स एलिमेंट पुट किए हैं उसके अंदर हम कुछ नया कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं, एग्जिस्टिंग है उसमें कुछ नया ऐड करते हैं। उसका मीनिंग कि हमारे कंपोनेंट्स के अंदर, हमारे डोम के अंदर कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो उस फेज को हम क्या बोलते हैं, अपडेटिंग फेज। ऑब्वियसली बात है कि कुछ चेंज होता है तो उसको अपडेट करना ही पड़ता है, ठीक है गाइज। उसके अंदर अपडेटिंग में बहुत सारी चीज़ आती है, लाइक प्रॉप्स चेंज भी हो सकता है, स्टेट भी चेंज हो सकते हैं, UI के कंपोनेंट्स, HTML एलिमेंट भी चेंज हो सकते हैं। तो गाइज इसके बारे में हम डीप में इसके नीचे मैंने पूरा वीडियो सॉरी इस ब्लॉग में पूरा डिटेल्स में कौन सी मेथड अपडेटिंग में यूज़ होती है वो भी बताया है गाइज, तो वो समझना ज़रूरी है। और तीसरी फेसेस है लाइफ साइकिल की, अनमाउंटिंग फेज। गाइज मैं बताना चाहता हूँ कि अनमाउंटिंग फेज में कब ये फेज यूज़ होता है। लाइक समझो गाइज कि आपने रिएक्ट का ये कंपोनेंट्स डेवलप कर लिया, इनिशियलाइज हो गया, माउंटिंग हो गया, अपडेट भी हो गया। अब आपको ये बटन को किसी बटन के प्रेस पे निकालना है। अभी मैं कोई बटन रखूंगा यहाँ पे, इसको प्रेस करूंगा, यहाँ पे निकाल दूंगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि मुझे वो डोम में से निकालना है, उस कंपाउंड को रिमूव करना है। तो उस चीज़ को मेंटेन रखने के लिए, उस चीज़ को मुझे फिल करने के लिए मुझे कौन से फेस की ज़रूरत है, अनमाउंटिंग फेस। सिंपली है, डोम में से कुछ निकालो मतलब वो अनमाउंटिंग फेस में आएगा, ठीक है। और चौथा फेस है गाइज, फोर्थ फेस है वो एरर हैंडलिंग। गाइज एरर हैंडलिंग क्या होता है, जब भी आपको पता है कि एरर हैंडलिंग वो सभी लैंग्वेज में यूज़ होती है एरर को हैंडल करने के लिए, जो भी एप्लीकेशन के अंदर जो भी एरर थ्रू होती है उसको यूज़र को डिस्प्ले करने के लिए, यूज़र को बताने के लिए एरर हैंडलिंग फेस का बहुत इंपॉर्टेंस है अपनी टेक्नोलॉजी वर्ल्ड में। आप जानते हो कि .NET, PHP, कोई भी फ्रेमवर्क, कोई भी लाइब्रेरी ले लो, एरर हैंडलिंग के अंदर यूज़ होता है। ये पूरा फेज बहुत इंपॉर्टेंट है। तो गाइस इसमें क्या होता है कि वो मतलब कन्फर्मेशन देता है कि रिएक्ट का जो भी कंपोनेंट है वो रेंडर होने से पहले वो एरर हैंडलिंग चेक करेगा और वो मेक श्योर करेगा कि आपका कंपोनेंट एरर फ्री है कि नहीं है। तो ये गाइज बहुत इंपॉर्टेंट फेज है रिएक्ट के। पहला है मैंने बताया माउंटिंग, अपडेटिंग, अनमाउंटिंग एंड एरर हैंडलिंग। गाइज हम अब इसके अंदर जो भी मेथड्स यूज होती है और वो किस सीक्वेंस में यूज़ होती है वो जानना गाइस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे डेवलपर्स ऐसे होते हैं, बिगिनर ऐसे होते हैं कि जो काम करते हैं बट उनको पता नहीं होता कि लाइफ साइकिल मेथड के अंदर जो सीक्वेंस होती है वो कैसे कॉल होती है। कई बार इंटरव्यू में पूछते हैं कि रेंडर फर्स्ट कॉल होती है या डीड माउंट, तो कोई बोलता है डीड माउंट पहले कॉल होती है उसके बाद रेंडर होती है। तो उस चीज़ को प्रूव करने के लिए हमको पहले उसको समझना ज़रूरी है गाइस। तो हम आगे चलते हैं और डीप में उसको समझते हैं, ठीक है। तो गाइज मैं चलता हूँ अब उसके डीप एक्सप्लेनेशन के अंदर। तो यहाँ पे मैंने एक ये पूरा डिटेल्स आपको बताया है कि वो कैसे डिटेल्स में सीक्वेंस काम करती है। तो गाइज समझना चाहिए आपको कि माउंटिंग फेज के अंदर पहले कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, उसके बाद स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स कॉल होगा, रेंडर कॉल होगा एंड कंपोनेंट डीड माउंट कॉल होगा। गाइज ये सीक्वेंस आपको याद रखनी बहुत ज़रूरी है। उसके अंदर ये क्यों सीक्वेंस में कॉल होता है वो भी जानना ज़रूरी है, और इसके अंदर क्या कर सकते हैं हम वो भी जानना ज़रूरी है। तो इसके लिए मैं अभी एक एग्जांपल आपको बताऊंगा, 1 बाय 1 एक्सप्लेन करूंगा, 1 बाय 1 एग्जांपल में आपको बताऊंगा कि क्या है लॉग्स के अंदर, कैसे वो सीक्वेंस कॉल करती है, तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। गाइज मैंने इसके लिए एक एग्जांपल बनाया है, आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्लास कंपोनेंट्स हैं, इसके अंदर मैंने एक कंस्ट्रक्टर रखा है। सिंपल एग्जांपल है, सभी मेथड को मैंने सिंपली एक सिंटेक्स लिख के उनको लॉक करवाया, ठीक है। सभी को मैंने लॉक करवाया ताकि हमको पता चले कि सेकंड टाइम रीलोड होता है पेज तो कौन सी फेजेस में मेथड्स कॉल होती है, हम दोबारा उसको रीरेंडर करते तब जाके वो कौन सी फेजेस की मेथड्स कॉल होती है, अनमाउंटिंग कैसे होते हैं वो हम एग्जांपल के थ्रू, लॉग के थ्रू समझेंगे गाइज। तो गाइज मैं समझाना चाहता हूँ कि पहली है कंस्ट्रक्टर मेथड। ओके गाइज माउंटिंग फेज की पहली मेथड है कंस्ट्रक्टर। आप सभी को गाइज पता होगा कि कंस्ट्रक्टर डेटा स्ट्रक्चर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में कॉन्सेप्ट आता था कि जब भी आपको कोई वेरिएबल्स, कोई मेथड को यूज़ करना हो तो आप कंस्ट्रक्टर के अंदर इनिशियलाइज करते हो। तो कंस्ट्रक्टर क्या करता है, ओनली फॉर इनिशियलाइजेशन ऑफ द मेथड। ओके तो यहाँ पे सेम ही फंडामेंटल है कि कंस्ट्रक्टर में आप ओनली फॉर स्टेट, जो भी आपकी डिफॉल्ट स्टेट है उसको डिफाइन करो डिफॉल्ट वैल्यू से, और आपकी बाइंडिंग मेथड है वो आप डिफाइन करो, और कुछ नहीं करना है गाइज। याद रखना कंस्ट्रक्टर के अंदर आपको सिर्फ इनिशियलाइज करना है। तो गाइज मैंने यहाँ पे डिटेल्स में लिखा है
ठीक है। दूसरी चीज़ ये है गाइस कि इसके अंदर आप एपीआई एंड पॉइंट हिट नहीं करा सकते गाइस। लाइक कई सारे डेवलपर्स ऐसा सोचते होंगे कि यार कंस्ट्रक्टर के अंदर मुझे एपीआई जो अगर वो इनिशियलाइज करता है तो मैं पहली बार जो पेज लोड होगा तो उसमें मैं एपीआई एंड पॉइंट रखूंगा, वो हिट होगा, वैल्यू लेके आएगा। बट नहीं गाइस, वो रॉन्ग मैनर है। उसके लिए भी लाइफ साइकिल के अंदर मेथड है, जो वो लीगल मेथड को हमको यूज़ करना है। तो कंस्ट्रक्टर के अंदर दो ही चीज़ होती है, स्टेट डिफाइन होते हैं डिफ़ॉल्ट, मेथड बाइंडिंग वाली यूज़ करते हैं हम वहाँ पे डिफाइन करते हैं यूज़ करने से पहले, और एपीआई एंड पॉइंट हम वहाँ नहीं डिक्लेयर कर सकते। दूसरी चीज़, हम वहाँ पे सेट स्टेट का यूज़ डायरेक्ट नहीं कर सकते। गाइस आपको पता है कि सेट स्टेट इट्स असिंक्रोनस मेथड, उसको हम किसी इवेंट के बेस पे उसको चेंज कर सकते हैं। तो हम उसको डायरेक्ट वहाँ पे यूज़ इनिशलाइज नहीं कर सकते, ओनली फॉर उसकी डेटा को यूज़ सेट कर सकते हैं डिफॉल्टली, ठीक है गाइस। तो दूसरे अंदर एक चीज़ है कि कई आपने देखे होंगे गूगल्स पे कोड, आपने किए भी होंगे कोर्स, तो उसके अंदर आप यूज़ करते हो सुपर प्रॉप। तो गाइज ये जानना बहुत ज़रूरी है कि सुपर प्रॉप एक्चुअली काम क्या करता है, क्योंकि आपको अगर नॉलेज ना हो तो मैं बता दूं एज पर माई नॉलेज कि जब भी आपको कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स की किसी कंपोनेंट ने प्रॉप्स में वैल्यू पास की हो और वहाँ पे दूसरे कंपोनेंट में आपने उसको इंपोर्ट करवाया है और आप उसको यूज़ कर रहे हो और आपको वो प्रॉप्स की वैल्यू चाहिए, तो आपको उसको लॉक कराना होगा कि वैल्यू आ रही है कि नहीं। तो जब भी आप कंस्ट्रक्टर के अंदर लॉक कराते हो, लाइक दिस डॉट प्रॉप्स में करा रहा हूँ, तो मुझे कुछ वैल्यू मिलनी चाहिए जो मैंने पास की है। तो जब आपने कंस्ट्रक्टर के अंदर प्रॉप्स और सुपर प्रॉप्स यूज़ किया हो तभी आपको वो वैल्यू मिलेगी। अगर आपने सुपर प्रॉप्स का यूज़ नहीं किया हो, प्रॉप्स नहीं लिखा है सुपर के पैरामीटर्स के अंदर, तो वो आपको अनडिफाइंड सिंटेक्स मतलब थ्रू करेगा, ठीक है। तो गाइज मैं यहाँ पे आपको बता देना चाहता हूँ कैसे वो सिंटेक्सली काम करता है गाइज। तो यहाँ पे ये कंपोनेंट्स गाइज, पहले और एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ये एग्जांपल है, आप सिंपली कॉपी पेस्ट यहाँ पे कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि ये कंपोनेंट, ये पूरा कोड भी आपको मिल जाएगा मेरी, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको पूरा कोड यहाँ पे मिलेगा, आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है किसी गूगल के एडिटर पे, ठीक है। और दूसरी चीज़ गाइज की यहाँ पे मैंने एक रेपोजिटरी बनाई है इस लाइफ साइकिल की, जो भी मैंने एग्जांपल दी है उसके बारे में भी, तो आपको वो भी मैं वीडियो के एंड में दे दूंगा, बट अभी के लिए आपको समझना है ये। तो गाइस देख रहे हो आप, मेरा क्लास कंपोनेंट है जो आइडेंटिफाई करता है कि दिस इज अ क्लास कंपोनेंट, बिकॉज यहाँ पे क्लास मैंने लिखा है, ठीक है। यहाँ पे मैंने कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। इसका मीनिंग क्या हुआ कि कंस्ट्रक्टर के अंदर मैंने, देख रहे हो आप कि मैंने एक स्टेट लिया है डेटा, उसके अंदर मैंने स्टोर किया है माय नेम इज़ दीक्षित, तो ये डिफ़ॉल्ट वैल्यू मैंने स्टोर की है उस स्टेट के अंदर। और मैंने बाइंडिंग मेथड जो मुझे यूज़ करनी है रेंडर के अंदर, उसको मैंने यूज़ करने से पहले क्या किया है, उसको बाइंड किया है, ठीक है। इवेंट जो भी इवेंट है उसको इनिशियलाइज किया है। तो गाइस दो ही चीज़ करनी है आपको, इनिशियलाइज वैल्यू एंड इनिशियलाइज मेथड और बाइंडिंग मेथड इन कंस्ट्रक्टर, नथिंग एल्स। अभी हम चलते हैं दूसरी लाइफ साइकिल माउंटिंग की दूसरी मेथड पे, उसका नाम है स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। गाइज ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंस है, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, क्योंकि इस मेथड में क्या होता है कि जब भी आप कंस्ट्रक्टर कॉल करते हो, आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जैसे ही मैंने यहाँ पे रीलोड किया है, ठीक है, यहाँ पे मैं लोड करता हूँ मेरा एप्लीकेशन का कंपोनेंट्स। यहाँ पे आप लॉग में देख पाओगे कि कौन कैसे कॉल होता है। तो यहाँ पे आपको बताना चाहता हूँ कि पहले कंस्ट्रक्टर कॉल हुआ जो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, उसके बाद कॉल हुआ गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स, ओके। तो गाइज ये मेथड कब कॉल होगी, कंस्ट्रक्टर से पहले और रेंडर के पहले और कंस्ट्रक्टर कॉल होने के बाद। तो ये मेथड क्या करता है, ये मेथड के अंदर प्रीवियस जो भी हमारे प्रॉप्स हैं, ठीक है, इसकी और स्टेट है, तो स्टेट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रॉप्स की वैल्यू पे। कैसे, लाइक समझो कि आपने एक कंपोनेंट्स बनाया है पेरेंट्स और एक कंपोनेंट बनाया है चाइल्ड। अभी चाइल्ड के अंदर से आप एक प्रॉप्स पास कर रहे हो, उसका नाम है नेम, और पेरेंट के अंदर आपने एक स्टेट बनाया है, उसका नाम भी है नेम। अभी आप सोचो कि आपने लॉक करवाया है दिस डॉट प्रॉप्स डॉट नेम और दिस डॉट स्टेट डॉट नेम, तो दोनों में कौन सी वैल्यू आएगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, स्टेट ऑफ कंपोनेंट डिपेंड ऑन चेंज ऑफ प्रॉप। ये मेथड क्या करती है, ये कब कॉल होगी, जब आपके प्रॉप्स में कोई चेंज आए हैं, ठीक है, तो वो उस कंपोनेंट्स के जो भी स्टेट है वो डिपेंड करेंगे वो प्रॉप के चेंजेस पे।
और रिफ्लेक्ट करेंगे। आप अभी हम उसको डीप में समझते कि क्या कहना चाहता है, ठीक है। तो हम जो समझो कि मैंने एक यहाँ पे पेरेंट कंपोनेंट्स बनाया है, देख पा रहे हो आप, ये मेरा पेरेंट कंपोनेंट है। यहाँ मैंने बनाया है एक चाइल्ड कंपोनेंट गाइस। तो गाइस यहाँ पे देख पा रहे हो आप, मैंने एक स्टेट बनाया है जानवी डी सोलंकी, वो चाइल्ड में, ठीक है। अभी वो चाइल्ड कंपोनेंट मेरा कहाँ यूज होता है, पेरेंट के अंदर, और वहाँ से मैंने क्या पास किया, दीक्षित सोलंकी। अभी ये मेथड क्या काम कर रही है, जो भी स्टेट की वैल्यू है वो डिपेंड करती है प्रॉप्स की वैल्यू कैसी है, ठीक है। तभी प्रॉप्स में भी नेम, स्टेट का भी नेम। अभी ये चाइल्ड कंपोनेंट में आएगा तो वो क्या करेगा, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप चेक करेगा कि प्रॉप्स की जो नेम की वैल्यू और स्टेट की वैल्यू अलग अलग है। अभी ये वैल्यू और ये वैल्यू अलग है, तो कौन लेगा, वो प्रॉप्स की जो भी वैल्यू है उसको प्रायोरिटी देगा, उसको नेम में स्टोर करेगा। किसके नेम में, स्टेट के अंदर। तो अभी आपको पूछूं मैं कि ये आउटपुट क्या आएगा, तो आप आई थिंक सोचते हो कि ये जानवी सोलंकी आएगा, क्योंकि ये स्टेट का नाम प्रिंट कर रहा है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लास्ट पे स्टेट का नाम स्टेट को प्रिंट कर रहा है। तो आप सोच रहे होगे कि यार दीक्षित नहीं जानवी आएगा, बट ये मेथड क्या बोलती है, अगर प्रॉप्स में चेंजेस है तो कंपेयर करने पे वो डिपेंड करेगा स्टेट की वैल्यू पे, तो स्टेट की वैल्यू भी चेंज होगी सिंपली, ठीक है। बट यहाँ पे क्या है, आप इस मेथड के अंदर कोई एपीआई एंड पॉइंट हिट नहीं करा सकते, ये आपको चीज़ ध्यान में रखनी है। दूसरा चीज़ कि यहाँ पे आपको प्रॉप्स और करंट स्टेट, प्रीवियस प्रॉप एंड करंट स्टेट, वो दोनों आर्ग्यूमेंट में पास करने होते हैं यूज़ करने के लिए। और ये कब मेथड कॉल होती है, मैंने पहले बताया कि कंस्ट्रक्टर के बाद, रेंडर के पहले, ठीक है। आपने यहाँ भी मैंने आपको बता दिया है। अभी मैं जाना चाहता हूँ आगे एक और मेथड पे, ये बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है गाइज, रेंडर मेथड। गाइज रेंडर मेथड बेसिकली क्या है कि आप जब भी कोई क्लास कंपोनेंट्स यूज़ करते हो तो मस्ट भी आपको रेंडर मेथड यूज़ करना ज़रूरी है, और क्लास बेस्ड कंपोनेंट की ये मेन मेथड है। और इसके अंदर क्या होता है गाइज कि जो भी आप यूआई डिज़ाइन करते हो, ठीक है, आप जो भी HTML एलिमेंट नोड बनाते हो, पूरा यूआई पार्ट रेंडर होता है। आपका रिएक्ट कंपोनेंट जो भी रेंडर होता है वो यूआई पार्ट को ओनली रेंडर करता है। तो ये मेथड ओनली फॉर क्या करता है, कंपोनेंट की जो यूआई होती है, जो डोम होता है, उसको रेंडर करने का काम करता है। तो गाइज ये मेथड बहुत इंपॉर्टेंट, क्लास के अंदर आप ये इसको नहीं रखोगे तो वो डेफिनेटली एरर जनरेट करेगा। गाइज ये मेथड सभी में, मतलब दो फेज में आएगी, अपडेटिंग फेज एंड माउंटिंग फेज। गाइज क्योंकि ये माउंटिंग फेज में इसलिए आएगी क्योंकि जब फर्स्ट टाइम ये रिलोड होगा, ठीक है, तो आपको पता है कि ये फर्स्ट टाइम रिलोड हुआ है, तो मतलब ये माउंटिंग हुआ है, तो मुझे मेरा HTML जो भी डिज़ाइन है वो मुझे रेंडर करना है, यूआई पार्ट। अभी समझो कि अपडेटिंग फेज में क्यों होती है, क्योंकि अभी आपने एग्जिस्टिंग डिज़ाइन के अंदर दूसरे और बटन्स रखे हैं, दूसरी और स्टेट और प्रॉप्स चेंज किए हैं, तो आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए अपडेट तो करना ही होगा। तो उसके लिए भी रेंडर ज़रूरी है, क्योंकि रेंडर वो पार्ट, यूआई का पार्ट रेंडर करता है। गाइस आपको समझ में आ गया होगा कि रेंडर कितना इंपॉर्टेंस है। आप रेंडर के अंदर स्टेट और प्रॉप्स की वैल्यू यूज़ कर सकते हो, बट आप उसको सेट नहीं कर सकते। लाइक कोई ऐसा बोले कि मैं सेट स्टेट से वहाँ पे रेंडर पे रखूँगा, वैल्यू चेंज करूँगा, तो वो इनिशियलाइज वो ऐसे आप यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लाइक कैसे, लाइक मैंने ये सेट स्टेट यहाँ पे मैं रखूँ, ठीक है, तो वो काम नहीं करेगा, क्योंकि वो एसिंक्रोनस मेथड है, उसको कोई इवेंट के बेस पे आप चेंज कर सकते हो। तो वो आपको एक चीज़ समझनी है गाइज। और गाइज अभी रेंडर मेथड समझने के बाद, ये उसका एग्जांपल भी मैंने दिया है, आप आराम से उसको देखो, समझो कि रेंडर में आप ऐसे यूज़ कर सकते हो। उसके अंदर आपको रिटर्न करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे आप इफ़ कंडीशन इसके नीचे लगा सकते हो, फॉर लूप लगा सकते हो, कुछ लॉजिक्स लगा सकते हो, लोडर का कंडीशन चेक करा सकते हो, जो भी पार्ट्स आपको करना है वो उसके नीचे आप कोडिंग कर सकते हो। तो गाइज अभी मैं लाइफ साइकिल माउंटिंग फेज के अंदर एक इससे भी इम्पोर्टेंट मेथड है कंपोनेंट डीड माउंट। तो गाइज हमने जो भी आगे वाली जो भी मेथड्स देखी है, उसके अंदर क्या होता है कि एक डिसएडवांटेज है कि आप एपीआई एंड पॉइंट हिट नहीं करा सकते। बट आपको पता है कि रिएक्ट की एप्लीकेशन के अंदर जब भी आप कोई पेज लोड करते हो तो कुछ ना कुछ डायनामिक्स डेटा रिलेटेड टू एप्लीकेशन और रिलेटेड टू पेज आपको लाना ज़रूरी है। तो गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो मेथड है कंपोनेंट डीड माउंट, वो चीज़ यहाँ पे पॉसिबल है, क्योंकि ये कब कॉल होती है, जब रेंडर कॉल हो जाती है उसके इमीडिएटली
कंपोनेंट डीड माउंट के अंदर जो भी आपने रखा है, जो भी आपने टाइमर सेट किया है, जो भी आपने एपीआई एंड पॉइंट हिट किया है, वो वैल्यू लेके वो फिर से वो रेंडर में सेट कर देगा। तो गाइज आपको समझना है कि कब कॉल होगा, पहले तो रेंडर के बाद तुरंत ही, जैसे रेंडर कॉल हुआ तुरंत ही कंपोनेंट डीड माउंट कॉल होगा इमीडिएटली। इसके अंदर आप एपीआई एंड पॉइंट एचटीटीपी रिक्वेस्ट सेंड कर सकते हो। दूसरी चीज़ कि आप इफ़ यू वांट टू मेक एपीआई रिक्वेस्ट विद इन कंपोनेंट माउंटिंग इन द डोम, सो दिस मेथड इज़ वेरी यूजफुल। ओके, तो गाइज यहाँ पे मैंने इसका सिंटेक्स आपको दिया है, कैसे आपको उसका सिंटेक्स यूज़ करना है। कंपोनेंट स्मॉल में लिखना है गाइज, और डीड माउंट ये से कैपिटलाइज करना है, और आपको इसका कैसे यूज़ करना है वो भी मैंने एग्जांपल में बताया, और मैं आपको एग्जांपल भी समझा रहा हूँ कि कैसे ये काम करता है गाइज। तो गाइज आपको देख रहे हो यहाँ पे एक क्लास कंपोनेंट है, और मैंने यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर यूज़ किया, आप देख पा रहे हो एक मेरा कंस्ट्रक्टर, ठीक है। और इसके अंदर मैंने क्या किया है, एक ग्रीन स्टेट, एक स्टेट इनिशियलाइज किया है कलर का, उसका कलर कौन सा है, ग्रीन, बाय डिफॉल्ट कलर है। और जब भी ये पेज लोड होगा तो पहले ये पी टैग में जो भी मैंने लिखा है दीक्षित सोलंकी, वो क्या हो जाएगा, ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे मैंने उस स्टेट को यूज़ किया है। तो ये रेंडर हो गया, उसके इमीडिएटली ये कौन सी मेथड कॉल होगी, कंपोनेंट डीड माउंट। अभी कंपोनेंट डीड माउंट के अंदर 2 सेकंड के बाद वो कलर कौन सा हो जाएगा, पिंक। लाइक आप यहाँ पे देख पा रहे हो गाइज कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। जैसे ही रेंडर कॉल होता है उसके बाद क्या कॉल होती है, कंपोनेंट डीड माउंट। गाइज आपको और चीज़ बताना चाहता हूँ कि कंपोनेंट डीड माउंट जो कॉल हो रही है उसके नीचे भी अपडेट्स है, स्नैपशॉट मेथड है, बट वो सीक्वेंस में काम करती है क्योंकि वो माउंटिंग फेस में है। तो आप ध्यान से ये चीज़ देखना कि मैंने लॉग सब मेथड करवाई है, बट लोड कौन सी हुई है, जो फेस पे वो काम करे वो। तो आपको भी ऐसा एग्जाम्पल आपको बना के रन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली लाइफ साइकिल मेथड में कब कौन सी मेथड यूज होती है गाइज। तो गाइज मैंने आपको ये एग्जांपल समझा दिया, और डीड माउंट कितनी इंपॉर्टेंस है आपको वो भी मैंने आपको बता दिया। गाइज अभी मैंने एक फेज कंप्लीट किया है, अभी मेरे 2-3 फेज बाकी हैं, बट फर्स्ट फेज में मैंने पूरा कवर किया है कि माउंटिंग फेज के अंदर कंस्ट्रक्टर, रेंडर, कंपोनेंट डीड माउंट एंड गेट स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स क्या काम करती है, कैसे एग्जाम्पल मैंने उसको समझाया आपको, वो एग्जाम्पल को आपको समझना है गाइज। तो गाइज इसके बाद समझो कि आपका कंपोनेंट रेंडर हो गया है। अभी आपको क्या करना है, उस कंपोनेंट के अंदर आपको लाइक यू वांट टू चेंज इन लाइक प्रॉप, स्टेट और एनीथिंग इन यूआई। तो वो क्या बोलता है कि जब भी आप कंपोनेंट के अंदर ये 3 चीज़ में चेंजेस लाते हो तो समझो कि आपको डोम, रेंडर, रीरेंडर करना ज़रूरी है, अपडेट करना ज़रूरी है। तो वो किस फेज में आएगा, अपडेटिंग फेज में, ठीक है। तो गाइज इसमें ये मेथड भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे सिक्योरिटी मैकेनिज्म की मेथड भी आएगी। अभी इसके अंदर पहली एक मेथड है स्टैटिक गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप। गाइज आपको बता दूं कि ये मेथड प्रीवियस प्रॉप करंट स्टेट की जो वैल्यू है प्रीवियस प्रॉप्स की वैल्यू पे डिपेंड करती है। तो ये भी माउंटिंग फेज में भी आएगी, अपडेटिंग फेज में भी आएगी, और इसका एक्सप्लेनेशन ऑलरेडी मैंने दे दिया है, आपको समझा दिया है अच्छे से। और अगर आपको ये समझ में ना आया हो तो कमेंट बॉक्स में आप बता देना ताकि मैं आगे इसके बारे में और डिटेल्स में आपको समझा सकूं, और हो सके तो मैं आपको पर्सनली समझा सकूं। बट गाइज अभी इसका मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन दिया है तो मैं आगे उसको देना नहीं चाहता क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा फिर। तो गाइज मैं दूसरी मेथड पे ले जा रहा हूँ, सूट कंपोनेंट अपडेट। गाइज इस सूट कंपोनेंट अपडेट में जाने से पहले हम इसको देखेंगे कि ये लाइफ साइकिल मेथड का अपडेट स्टेट कौन सा है। गाइस अभी ये मेरा माउंटिंग फेस है, जैसे भी मैं यहाँ पे दीक्षित की कोई वैल्यू प्रॉप्स की स्टेट की चेंज करूँगा तो वो वैल्यू चेंज हुई है तो मुझे रेंडर करना ज़रूरी है, अपडेट करना ज़रूरी है डोम। तो उस चीज़ को मैं यहाँ पे फिल करूँगा। जैसे मैं चेंज करता हूँ, यहाँ हो गया रौनक, ये मेरी दूसरी फेज कॉल हुई कौन सी, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। उसके बाद हुआ सूट कंपोनेंट अपडेट, रेंडर, स्नैपशॉट एंड कंपोनेंट डीड अपडेट। तो ये अपडेटिंग मोड में चला गया क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू चेंज की है। तो उसकी वैल्यू चेंज की है तो उसका मीनिंग कि वो अपडेटिंग स्टेट कॉल हो गया है। तो अभी मैं उसको 1 बाय 1 समझना चाहता हूँ कि गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम तो आपको समझ में आ ही गया होगा। अभी मैं जाता हूँ सूट कंपोनेंट अपडेट पे, ठीक है। तो गाइस सूट कंपोनेंट अपडेट क्या है, सूट कंपोनेंट अपडेट के अंदर बूलियंस वैल्यू आपको रिटर्न करता है। लाइक मुझे ये कंपोनेंट्स रीरेंडर करना है कि नहीं करना, वो डिसाइड करेगा कौन, सूट कंपोनेंट अपडेट। वो उसके अंदर आपको रिटर्न में ट्रू और फॉल्स मिलेगा, और उसके अंदर आपको एक कंडीशन चेक करानी पड़ेगी आपको प्रॉप्स की, ठीक है। तो उस
प्रॉप्स के उस नेक्स्ट प्रॉप्स और प्रीवियस प्रॉप्स को कंडीशन चेक करेगा, उसके बेस पर डिसाइड करेगा कि मुझे रेंडर करना है कि नहीं करना है, और वो वैल्यू लेके वो दूसरी एक मेथड को देगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं थोड़ा कंटेंट्स रीड करता हूँ कि व्हेन अ अबव स्टैटिक गेट डिराइव्ड स्टेट फ्रॉम प्रॉप इज कॉल्ड देन द स्टोर्ड कंपोनेंट अपडेट मेथड इज कॉल्ड। तो ये चीज़ यही बताना चाहते हैं कि जैसे कि गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स यहाँ पे कॉल होती है, आप देख पा रहे हो यहाँ पे स्क्रीन पे, उसी के बाद इमीडिएटली स्टोर्ड कंपोनेंट अपडेट कॉल होता है। ओके गाइस, तो ये डिसाइड करना है कि मुझे रेंडर करना है कि नहीं करना है ये पेज, तो हम समझते हैं कि वो कैसे डिसाइड करता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बता दिया कि ये बूलियंस वैल्यू बाय डिफ़ॉल्ट ये आपको ट्रू वैल्यू देगा। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं आगे उसको एग्जाम्पल के जरिए और अच्छी तरीके से समझने के लिए। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको सिंटेक्स बता दिया है कि कैसे उसको यूज़ करना है और इम्प्लीमेंटेशन कैसे करना है। वो गाइज इस मेथड के जरिए आप रिपीटेडली जो आपका कंपोनेंट रीरेंडर होता है, आपका कंपोनेंट समझो कि आपको प्रिवेंटिंग करना है, रीरेंडरिंग ना हो, बिन जरूरी वो रीरेंडरिंग ना हो, उसके लिए दूसरा कि आपको अवॉइड कराना है ऐसी कॉलिंग जो अगेन एंड अगेन आपका कंपोनेंट रीरेंडर करता हो। तो वो पूरा चीज़ क्या है गाइज, आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस मेजरमेंट करता है, इंप्रूवमेंट करता है। तो वो चीज़ के लिए ये मेथड बहुत समझना ज़रूरी है। और गाइज और एक नॉलेज के लिए बता दो आपको कि अगर आपको ये मेथड यूज़ ना करनी हो तो रिएक्ट के अंदर प्योर कंपोनेंट भी है जो आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको सिर्फ उसका सिंटेक्सली बताता हूँ कि यहाँ पे आप रिएक्ट डॉट प्योर यहाँ पे लिखोगे PURE, तो आपको पता है ये प्योर कंपोनेंट्स यहाँ पे यूज कर सकते हो। ये प्योर कंपोनेंट्स और सूट कंपोनेंट अपडेट बोथ आर वर्क सिमिलरली। ओके, उनका दोनों का गोल्स यही है कि हमको रीरेंडर प्रिवेंट कराना है। तो गाइज समझो कि ये सूट कंपोनेंट अपडेट पहले नहीं था, हमने यूज़ नहीं किया, तो एप्लीकेशन में क्या इफ़ेक्ट होती थी और हमको वो यूज़ क्यों करना ज़रूरी है, वो आप प्रैक्टिकली हम समझाएंगे आपको। तो पहले मैंने विदाउट सूट कंपोनेंट का एग्जांपल दिया है, तो हम समझते हैं कि वो क्या काम करता है। तो मैंने दो कंपोनेंट बनाया गाइस। पहला है काउंटर का कंपोनेंट, काउंटर 1, और इस काउंटर का मीनिंग कि मुझे बटन क्लिक पे वो काउंटर की वैल्यू इंक्रीज करनी है। तो पहला मैंने काउंटर यूज कंपोनेंट बनाया जिसके अंदर मैंने काउंटर 1 रखा, उसकी वैल्यू रखी और उसकी ऑन क्लिक इवेंट रखी है। सेम मैंने दूसरे कंपोनेंट के लिए बनाया और दोनों कंपोनेंट मैंने यूज़ किया। गाइस ये कॉपी पेस्ट करके आप कोड रन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि ये क्या काम करता है। तो मैं जस्ट आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जब आप कंपोनेंट 1 के लिए क्लिक करेंगे इंक्रीज का फंक्शन, तब वो ये भी कॉल करेगा, ये भी कंपोनेंट के अंदर आपको लॉग रखोगे तो वो दिखेगा। तो गाइज यहाँ पे आप सोच सकते हो कि जब मैं काउंटर 1 के लिए काम कर रहा हूँ तो काउंटर 2 भी क्यों साथ हिट होता है। तो वो तो गलत चीज़ है ना, कि जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है वो उस टाइम पे क्यों लोड होता है। तो वो आपकी परफॉर्मेंस, आपके एप्लीकेशन के पेज को वो डिक्रीज करता है परफॉर्मेंस को, उसको आपको प्रिवेंट करना ज़रूरी है। अब ये छोटे छोटे चीज़ आप याद रखोगे ना, तभी आपकी एप्लीकेशन की परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट होगी। और आप इससे वो कब होगा, जब आप इसको सही से समझोगे गाइज। तो अभी गाइज ये इश्यू आपको समझ में आ गया है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे सूट कंपोनेंट अपडेट मेथड से। तो गाइज वो दोनों कंपोनेंट आपने बना दिए हैं, अभी हम उसको यूज़ करते हैं गाइज। तो यहाँ पे आपको क्या रखना है कि जब भी आप कंपोनेंट 1 प्रेस करते हो तो कंपोनेंट 2 के अंदर आपको ये कंडीशन रखना है कि नेक्स्ट प्रॉप्स वैल्यू एंड करंट वैल्यू, आपने जो वैल्यू स्टोर की है वो और आने वाली वैल्यू, उसमें कुछ डिफरेंस है। ठीक है, उसमें कुछ डिफरेंस है तो ट्रू, नहीं तो फॉल्स। और यहाँ पे मैंने एक और चीज़ आपको बता दी है कि इसके अंदर लास्ट में मैंने लिखा है कि ओनली अपडेट द कंपोनेंट इफ द प्रॉप्स पास टू बी चेंज। ओके, और दूसरी चीज़ ये आपको याद रखनी है कि ट्रू इज डिफॉल्ट वैल्यू रिटर्न इट सूट कंपोनेंट्स। ओके, और एक और चीज़ मैंने यहाँ पे लिखी है कि इफ़ दिस मैथड रिटर्न फॉल्स। अभी ये देखो कि अभी वो रिटर्न फॉल्स करेगा, समझो कि वैल्यू मेरी चेंज मैंने करी है कंपोनेंट काउंटर 2 के लिए, तो मुझे फॉल्स रिटर्न मिला है। 2 का मीनिंग अलग है और फॉल्स मिला है, तो फॉल्स मिला है तो क्या करेगा, यहाँ पे मैंने आपको बता दिया है सिर्फ जस्ट नॉलेज के लिए कि इफ़ द मैथड रिटर्न फॉल्स इट मीन्स यू आर टेलिंग रिएक्ट टू स्किप दिस अपडेट
एंड रेंडर एंड कंपोनेंट डीड अपडेट मेथड विल नॉट बी कॉल। आपको फॉल्स मिलेगा तो वो ऑटोमेटिकली बोलेगा रिएक्ट कंपोनेंट को, तो तुझे कुछ भी नहीं करना है, री-रेंडर करना नहीं है। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जब भी आपको फॉल्स में गए, ये वैल्यू मैच ना हुए तो ट्रू, तो रेंडर करना ज़रूरी है, अलग अलग है तो ठीक, बट फॉल्स मिला है उसका मीनिंग कि मुझे री रेंडर करना नहीं है। तो गाइज आपको ये भी एग्जांपल, जब आप ऑनलाइन को बहुत सारे कंपाइलर्स है, मैं आपको एक कंपाइलर भी देता हूँ और ये एक कोड एडिटर, तो आपको वो जस्ट नॉलेज के लिए ये जो सैंडबॉक्स है यहाँ पे आप जा सकते हो। और यहाँ पे गाइस कैसा है कि आप डायरेक्टली कोड पोस्ट करके वो ऑटोमेटिकली उनके जो भी डिपेंडेंसी हैं वो लोड कर लेता है। और आपको बहुत ज़रूरी है ये समझना, क्योंकि आप कई बिजनेस ऐसा काम करते हैं कि लाइक वो पूरी एप्लीकेशन बनाने के लिए निकल पड़ते हैं इस छोटे से एग्जाम्पल के लिए, बट ऐसा नहीं होता। आपके पास ऑनलाइन भी ऐसी बहुत सारी साइट्स हैं, इंपोर्टेंस IO साइट है जहाँ पे आप वो एग्जाम्पल लोड कर सकते हो और आपको उसका डीप में नॉलेज मिल जाएगा कम टाइम में, ठीक है। तो यहाँ पे आपको जस्ट कॉपी पेस्ट करना है कोड। यहाँ पे थोड़ा लोड हो रहा है, मैं आपको तब तक के लिए आगे ले जा रहा हूँ, ठीक है। ओके, ये लोड हो गया। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि मैं ये एक रिएक्ट का मैंने इस साइट के अंदर डिफ़ॉल्ट एग्जांपल दिया है। तो आप जब भी ये कॉपी पेस्ट करोगे उसके अंदर जो भी डिपेंडेंसी होगी वो यहाँ पे सेट हो जाएगी, और आप अपना अकाउंट बनाएंगे तो आप उसको कोड भी डाउनलोड कर सकोगे। तो गाइज़ ये बहुत अच्छा टूल है, जस्ट नॉलेज के लिए आपको बता रहा हूँ। गाइज़ अभी मैंने आपको बता दिया है कैसे वो काम करता है सूट कंपोनेंट अपडेट। अभी सूट कंपोनेंट के अंदर ट्रू और फॉल्स वैल्यू मिल गई है, तो समझो कि मुझे फॉल्स मिली है, मुझे रिटर्न करना है कि नहीं करना है। मुझे ट्रू मिला है, उसके बेस पे या मैं रिटर्न करूँ या ना करूँ, उसको डिसाइड कौन करेगा? वो सूट कंपोनेंट अपडेट। अभी डिसाइड कर लिया है कि भाई मुझे रेंडर करना है, ठीक है। मुझे ट्रू मिल गया कि यस मुझे नई वाली पुरानी वैल्यू अलग अलग है, वो नई वाली मुझे पुट करनी है, उसका मीनिंग कि मुझे रेंडर करना है। तो सूट कंपोनेंट अपडेट के बाद की मेथड कॉल होगी रेंडर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि रेंडर मेथड कॉल होगी, ठीक है। तो गाइज रेंडर मेथड के बारे में भी मैंने आपको आगे बहुत कुछ बता दिया है, तो उसके बारे में मैं आपको आगे इस कंटेंट में नहीं बता रहा हूँ क्योंकि वीडियो और भी बड़ा बन जाएगा फिर। बट मैं सेंटेंस पढ़ लेता हूँ जो इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे मैंने लिखा है कि सूट कंपोनेंट मेथड इज कॉल देन द कॉल ए रेंडर मेथड टू डिपेंड ऑन वैल्यू रिटर्न ट्रू और फॉल्स फ्रॉम द सूट कंपोनेंट अपडेट। सूट कंपोनेंट अपडेट में जो भी वैल्यू रिटर्न करेगा उसके बेस पे डिसाइड होगा कि मुझे रेंडर करना है या नहीं करना है। गाइज ये ध्यान रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अभी उसके अंदर एक और मेथड है गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। गाइज ये इसके नाम पे ही बिलोंग करता है कि जब भी कुछ अपडेट करो तो उसके पहले मैं स्नैपशॉट लूँ पुराने वाली वैल्यू का। तो गाइज मैं सही बोल रहा हूँ, उसी तरीके से ये काम करता है कि जब भी डोम में कुछ अपडेशन आता है तो पुरानी वैल्यू को वो सेव करता है जस्ट रेफरेंस के लिए। वो सेव करी हुई वैल्यू वो जब अपडेटिंग मेथड में जाता है तो उसको एक पैरामीटर्स में देते हैं, वो उस पैरामीटर का नाम है स्नैपशॉट। तो गाइज मैं आपको एग्जांपल के जरिए आपको और भी अच्छी तरीके से समझाना चाहता हूँ। यहाँ पे मैंने सिर्फ सिंटेक्स रखा है, ठीक है। हम उसको पैरामीटर्स भी मैंने यहाँ पे रखे हैं, क्या वो पैरामीटर्स काम करते हैं, एग्जांपल के जरिए हम और समझेंगे गाइज। तो गाइज यहाँ मैंने एक स्टेट इनिशियलाइज किया है, उसका नाम है स्टेट का दीक्षित सोलंकी। गाइज यहाँ पे जैसे ही पेज रेंडर होगा तो पहले क्या कॉल करेगा, कंपोनेंट रेंडर होने के बाद कंपोनेंट डीड माउंट। तो डीड माउंट में 1 सेकंड में वो जानवी सोलंकी हो जाएगा, दीक्षित सोलंकी टेक्स्ट का स्टेट चेंज हो जाएगा। जब स्टेट चेंज होगा, ठीक है, उसके बाद कंपोनेंट डीड माउंट के बाद क्या कॉल होगा, डीड अपडेट, कंपोनेंट डीड अपडेट और गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। ये दो मेथड में से कॉल होगी गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट। और उसके अंदर वो क्या करेगा, जो प्रीवियस वैल्यू थी, अभी आप देख रहे हो उसकी पैरामीटर्स के अंदर प्रीवियस एंड प्रीवियस स्टेट, तो आप इसको लॉग करोगे तो ये पहला वाला आपको लॉग मिलेगा, चाहे भले ना वो कंपोनेंट डीड माउंट में चला गया है, स्टेट की वैल्यू चेंज हो गई है, बट वो ये वैल्यू स्टोर करेगा। किस में मिलेगा आपको, ओनली फॉर इस मेथड के अंदर। और वो वैल्यू में यहाँ कोड क्या है कि जो आपको ये आईडी मिले उसको ये नेम पे यहाँ पे आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। तो प्रिंट ऑटोमेटिकली वो कर देगा प्रीवियस के अंदर, ये ड्यू के अंदर। और जब गेट स्नैपशॉट बिफोर अपडेट में सेट हो गई वैल्यू, तुरंत ही लगता है कि भाई हाँ स्टेट में कुछ चेंजेस हुआ है, तो कंपोनेंट डीड अपडेट कॉल होगा, क्योंकि स्नैपशॉट ने बता दिया है कि यस
स्टेट के में कुछ चेंजेस हुआ है, यहाँ पे स्नैपशॉट का पैरामीटर्स आएगा और ऑटोमेटिकली वो अपडेट कर देगा। तो पहले वाले आईडी में आपको मिलेगा पुरानी वाली वैल्यू, दूसरे वाले आईडी में मिलेगा नई वाली वैल्यू। तो गाइज ये एक इम्पोर्टेंट भी है स्नैपशॉट, क्योंकि आपको पता है कि कभी कभी क्या है कि लाइक बैकअप पर्पस कोई वैल्यू आपको चेंज कर दी है, बट पुरानी वाली क्या थी वो याद रखने के लिए गेट स्नैपशॉट बिफोर बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज। और ये गाइज कब कॉल होती है, यहाँ पे आपको समझ में हो जाएगा कि ये रेंडर के बाद और डिड कंपोनेंट डिड अपडेट के पहले। ओके, तो गाइज ये अच्छी तरीके से मैंने आपको समझा दिया, यहाँ पे एग्जांपल भी दिया है। और गाइज ये एक और इम्पोर्टेंट मेथड है कंपोनेंट डिड अपडेट। गाइज ये कंपोनेंट डिड अपडेट कब कॉल होती है, कंपोनेंट डिड माउंट के बाद। अभी आपको मैंने एग्जांपल बताया है कि जैसे ही ये मेथड कॉल होती है तुरंत ही ये मेथड कॉल होती है, बट इसके पहले ये मेथड कॉल हो जाती है क्योंकि वो डिसाइड करता है कि मैंने पुरानी वैल्यू स्टोर कर ली है। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि कंपोनेंट विल माउंट के बाद तुरंत ही कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगी और उसके बेस पे वो अपडेट करेगी अपने कंपोनेंट को। ठीक है, तो ये मैं आपको पढ़ना चाहता हूँ ये कि दिस कंपोनेंट अलाउ एग्जीक्यूटिंग रिएक्ट कोड व्हेन कंपोनेंट इज अपडेट। ये सेंटेंस ही आपको समझाता है कि जब भी रिएक्ट के कंपोनेंट में कुछ चेंजेस आते हैं तो कंपोनेंट डिड अपडेट मेथड भी कॉल होती है। ठीक है, और यहाँ पे मैंने लिखा है कि आप API रिक्वेस्ट भी कॉल कर सकते हो। क्यों? क्योंकि समझो कि कोई वैल्यू अभी मैं समझो मैं एक कस्टमर के पेज पे हूँ, मैंने कोई कस्टमर के पेज को क्लिक किया तो कस्टमर आईडी लेके वो दूसरे कस्टमर इन्फो के पेज पे जाएगा, तो वहाँ पे वो वैल्यू पे वो कस्टमर की आईडी के बेस पे कस्टमर की डिटेल बताएगा। वापस मैं कस्टमर लिस्ट के पेज में गया, दूसरी क्लिक की, उसकी आईडी अलग है। तो गाइज आप समझ रहे हो कि जब भी वो स्टेट और प्रॉप में चेंजेस होगा तो कंपोनेंट डिड अपडेट में जाएगा गाइज। और गाइज ये इनफाइनाइट लूपिंग को भी वो अवॉइड कराता है। ठीक है, क्योंकि आप समझ पा रहे हो कि वो स्टेट और प्रॉप्स दोनों की वैल्यू पे वो API एंड पॉइंट हिट करता है। तो गाइज अच्छी तरीके से मैंने आपको एग्जांपल देके समझा दिया है। यहाँ पे और भी मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैंने एक स्टेट लिया है जिसका नाम रखा है दीक्षित। 2 सेकंड 600 मिली सेकंड के बाद वो रौनक हो जाएगा। ठीक है, तो रेंडर होने के बाद ये कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगी। जैसे ही कंपोनेंट डिड माउंट कॉल होगी उसके बाद ही कंपोनेंट डिड अपडेट कॉल होगा और वो क्या करेगा, अपडेट कर देगा कौन सी वैल्यू, रौनक की। ठीक है, तो ये चीज़ें गाइज आपको याद रखनी है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। और यहाँ पे आपको अनमाउंटिंग लाइफ साइकिल मेथड एक और तीसरा फेज है गाइज। तो गाइज यहाँ इस वीडियो में मैंने कवर किया है माउंटिंग फेज और दूसरा अपडेटिंग फेज। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा कि माउंटिंग फेज क्या करता है, अपडेटिंग फेज क्या काम करता है। अभी समझो कि आपने आपको जो भी कंपोनेंट्स है रिएक्ट का आपने इसकी वैल्यू भी चेंज कर दी, अपडेटिंग फेज भी आपने समझ लिया। और अभी आपको क्या करना है कि ये जो कंपोनेंट आपने बटन रखा है उसको आपको अनमाउंट करना है, डिस्ट्रॉय करना है, डोम में से निकालना है। तो जब मैं बोलता हूँ कि मुझे वो डोम में से निकालना है, उसका मीनिंग कि मुझे उसको डिस्ट्रॉय करना है, अनमाउंटिंग करना है, तो उसको हम बोलते हैं अनमाउंटिंग फेज। ओके, तो गाइज अनमाउंटिंग हम क्यों कर रहे हैं वो भी जानना जरूरी है कि जब भी हम API कॉल हमको कैंसिल करना हो, कोई टाइमर कैंसिल करना हो, तो ऐसी जो अनकंडीशनल हमने जो भी कोडिंग फेस पैटर्न्स को जो भी हमने वो एक्शंस कॉल लगाए हैं उसको हम कैंसिल करना चाहते हो, तब जाके हम उसको अनमाउंटिंग मेथड यूज़ करा सकते हो। लाइक समझो कि आपने सेशन को डिस्ट्रॉय करना है, कुकीज़ को डिस्ट्रॉय करना है, कोई क्लीन अप करना है, लाइक आपको API एंड अप कैंसिल करानी है, तो ये सभी चीज़ इस अनमाउंटिंग फेज में आएगा। तो उसके लिए आपको ये मेथड जानना जरूरी है, कंपोनेंट विल अनमाउंट गाइज। तो गाइज आप कंपोनेंट विल माउंट को ऐसे भी आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैंने कंपोनेंट विल अनमाउंट यहाँ पे मैं रखा नहीं है, बट एग्जांपल मैं आपको बता दूंगा। तो अनमाउंटिंग में क्या होता है कि जब भी आपका कंपोनेंट डोम में लोड होता है तब में आपको उसको निकालना है, तो उसका मीनिंग है ये अनमाउंटिंग फेज में कर रहा हूँ। ठीक है, तो गाइज अनमाउंटिंग का मैं सिंपल आपको एग्जांपल बता रहा हूँ कैसे वो काम करता है गाइज। कि मैंने एक कंस्ट्रक्टर रखा है जिसका नाम दिया है मैंने डिलीट। अभी मेरे पास ऐसा एक मुझे यहाँ पे बटन रखना है, वो बटन जैसे ही मैं प्रेस करूँगा उसके प्रेस पे ये कंपोनेंट मेरा निकल जाना चाहिए। तो समझो ये सीधी सी बात है, वो हम हाइड तो करा सकते हैं, डिस्प्ले हाइड को बेस्ड ऑन कोडिंग हम करा सकते हैं, बट बेसिकली हमको कैसे फील होगा कि ये कंपोनेंट अनमाउंटिंग हो गया है,
तो हम वो चीज़ देखते हैं गाइस कि यहाँ पे मैंने डिलीट का बटन रखा है। जैसे ही मैं ये बटन पे प्रेस करूँगा, मैंने एक फंक्शन रखा है यहाँ पे डिलीट का, वो डिलीट क्या करेगा, ये ट्रू को सिर्फ फॉल्स करेगा। अभी मैंने एक कंपोनेंट और बनाया है यूज़र, और उसको मैंने सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट करवाया है, यूज़ किया है। अभी मैं क्या करता हूँ कि वो ट्रू होगा तो दिखाई देगा, मतलब बाय डिफॉल्ट जब रेंडर होगा तो यूज़र दिखाई देगा, बट जब बटन प्रेस होगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, फॉल्स। और फॉल्स होगी तो वो कंपोनेंट्स क्या होगा, नल यहाँ पे दिखाई देगा। बट कंपोनेंट में जाएगा और वो कौन सी मेथड हिट होगी, व्हील अनमाउंटिंग आपने रखी होगी तो आपको अलर्ट मिलेगा। तो आपको पता चलेगा गाइस कि मैं कहना क्या चाहता हूँ कि आपको ये सब मेथड को एग्जांपल रन करके देखना ज़रूरी है कॉन्सेप्चुअली आपके दिमाग में, तभी वो आइडिया है वो कैसे काम करता है गाइस। तो गाइस मैंने अनमाउंटिंग फेस में भी आपको समझा दिया है कि वो क्यों इतना इंपॉर्टेंट है गाइस, क्योंकि कई सारे डेवलपर्स अनमाउंटिंग फेस को उनको समझ भी नहीं होता कि अनमाउंटिंग फेस को हम कैसे यूज़ करें, और उसकी जब भी वो ऐसे कोई टास्क होते हैं अनमाउंटिंग के बाद तो वो उनको पता नहीं होता तो वो परफॉर्म नहीं कर पाते। तो गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। गाइस और एक दूसरा 4th नंबर का फेस है हमारा एरर हैंडलिंग इन लाइफ साइकिल। गाइज आपको पता है कि वेन एवर एनी एरर अकर इन अवर रिएक्ट कंपोनेंट, so before render the react that can be check the all the thing of the error. If anything is getting from the error then it can be hit through the particular page. तो उस पेज को हम क्या बोलेंगे, एरर बाउंड्री। तो गाइज मैं जस्ट सिर्फ इतना ही बताना चाहता हूँ आपको कि रिएक्ट में जब आपका कंपोनेंट रेंडर होता है तो वो चेक करता है कि मेरे चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर जो मैंने यूज़ किया है, मेरे करंट कंपोनेंट के अंदर कोई एरर है, लाइक एरर रिलेटेड टू कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं किया है मैंने, कोई सिंटेक्स एरर है, वो लाइक कोई टाइपिंग एरर है, तो वो चेक करेगा। जैसे उसको एरर मिलेगी हो तो बिफोर रेंडरिंग करने के पहले वो उसको थ्रू करेगा किसी और पेज पे और कोई मेथड में, और हमको उसकी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो गाइज आपको पता है कि ये कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, क्योंकि विदाउट आइडेंटिफाई एरर वी कैन नॉट गो फॉर सॉल्विंग द पर्टिकुलर एरर हैंडलिंग टास्क। ओके, सो गाइज इसके अंदर एक और चीज़ है, एक और मेथड है कंपोनेंट डिड कैच। तो गाइज आपको पता होना चाहिए कि जब भी आपको एरर मिलती है तो उसको कैच करने के लिए कोई एक मेथड यूज होती है, वो है कंपोनेंट डिड कैच। वो क्या करता है, जब भी कोई एरर अकर होती है रेंडरिंग फेज के अंदर तो वो कैच करता है। उसके अंदर 2 पैरामीटर्स है, एक तो एरर और दूसरा है इन्फो। एरर है वो अपनी एरर की रिलेटेड डेटा आपको देता है कि वो फर्स्ट कौन से लाइन में है, एरर्स किसके रिलेटेड है वो सब, और इन्फॉर्मेशन जो पैरामीटर्स है वो आपको सभी इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग टू एरर वो आपको प्रोवाइड करेगा। और गाइज आपको एरर बाउंड्री बनाना जरूरी है रिएक्ट के अंदर, क्योंकि रिएक्ट कहता है कि आपकी एप्लीकेशन के अंदर जो भी एरर आती है उसको यूज़र को जब वो डेवलपमेंट फेज में हो तो उसको ब्राउजर में दिखाना ज़रूरी है। और आप एज ए लाइक गुड डेवलपर हो तो आपको एक एरर बाउंड्री पेज बनाना जरूरी है, क्योंकि वो सभी एरर को उस पेज पे ले जाके आपको डिस्प्ले करेगा। तो उस चीज़ को आप डेवलप करने जाओगे तब ये मेथड आपको बहुत ज़रूरी है और समझना भी ज़रूरी है। तो ये कैसे काम करती है मैंने एग्जांपल के थ्रू आपको बताना चाहता हूँ गाइज। तो यहाँ पे गाइज मैंने लिखा है यहाँ पे एक स्टेट, जो डिफ़ॉल्ट स्टेट है एरर। बाय डिफ़ॉल्ट इस कंपोनेंट में कोई एरर नहीं है तो ये रेंडर करने जाएगा। जब रेंडर करेगा तब वो चेक करेगा कि जो भी मेरा चाइल्ड कंपोनेंट है उसके अंदर भी कुछ एरर है कि नहीं। बट उसके अंदर आप देख पा रहे हो कि मैंने एक स्टेट यूज़ किया है जिसको मैंने कहीं भी डिफाइन नहीं किया, ना इसमें डिफाइन किया है उसको, ना इसमें डिफाइन किया, बट उसको मैंने यूज़ कर लिया है। तो गाइस दिस इज लाइक वन टाइप्स ऑफ एरर। तो वो क्या करेगा, तुरंत ही एरर कैच करेगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया है कि जैसे मेरे को एरर मिला है तो मैं उस स्टेट को सेट करूँगा ट्रू, और अगर मेरे को एरर मिला तो बताऊंगा यार तेरे कंपोनेंट में एरर है। तो गाइस आप समझ गए हो ये कितना इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपके रेंडर होने के पहले, पूरा डोम सेट होने के पहले जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसमें एरर है कि नहीं वो चेक करता है ये। तो ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना। और मैं तो बोलता हूँ कि आप जब भी कोई रिएक्ट प्रोजेक्ट करते हो तो एरर बाउंड्री आप सेट करो, ताकि आपको इसके एरर रिगार्डिंग पेज के अंदर मिनी एरर भी आपको, माइक्रो एरर भी आपको वहाँ पे डिस्प्ले करें उसकी इन्फो, ताकि आप उसको फिक्स करके परफॉर्मेंस इंप्रूव कर सको। गाइज एरर हैंडलिंग के अंदर एक और मेथड है गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। गाइज मैं बता देना चाहता हूँ कि आप इसको ऑप्शनल में यूज़ कर सकते हो। आपका तो डिड कैच जो मैंने आपको ऊपर बताई है कंपोनेंट डिड कैच वो यूज़ करो, का तो गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम एरर वो
यूज़ कर सकते हो, वो मतलब ऑप्शनल मेथड है। और ये भी क्या करती है, वो चीज़ जो डिड कैच का काम करता है वो सेम चीज़ काम यहाँ पे करता है, और ये भी एरर हैंडलिंग के लिए ही यूज़ होता है। जस्ट मैंने इसको आप नॉलेज रहे कि पूरी लाइफ साइकिल में ऐसी भी एक मेथड होती है जिससे हम एरर हैंडलिंग कर सके, इसके लिए मैंने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रखा है। गाइस आप एग्जाम्पल देखने जाओगे तो पूरा सेम ही है। जहाँ पे मैंने ये यूज़ किया है, यहाँ पे मैंने उस स्टेट को डिफाइन नहीं किया है, तो वो मुझे एरर यहाँ पे देगा किसके अंदर, गेट डिराइव स्टेट फ्रॉम प्रॉप्स। तो आप समझ गए होंगे कि इस मेथड में और कंपाउंड डिड कैच में कुछ भी डिफरेंस नहीं है। गाइज मैंने आपको 4 ही फेज समझा दिए हैं। आई होप कि आप जो भी ये वीडियो देख रहा हो आपको समझ में आया है होगा कि ये जो चीज़ है वो कैसे काम करती है। और मेरा ये वीडियो आपको अगर थोड़ा सा भी इससे नॉलेज मिले तो आप इसको लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि वो इस वीडियो की वैल्यू मुझे मिल जाएगी जब आप उसको लाइक और सब्सक्राइब करोगे। और गाइस इसके रिगार्डिंग में बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूं, बट आपका मुझे फुल सपोर्ट चाहिए। तो गाइस प्लीज़ 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 इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपके नेटवर्क में जो भी ये रिएक्ट लाइफ साइकिल के रिगार्डिंग नॉलेज गेन करना चाहता हो तो आप उसको शेयर कर दीजिए। तो गाइज यहाँ पे मैंने और एक चीज़ आपके लिए मैं लेके आ चुका हूँ, ये मेरी ये वेब एप्लीकेशन है सिंपली स्टैटिक। आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक फॉर्म ओपन होगा, अभी के लिए अंडर डेवलपमेंट है, बट मैं इसका गोल आपको बता देना चाहता हूँ कि ये क्या काम करती है। इसका मेन पर्पज़ यही है कि अगर आपको कोई कंपाउंड नहीं आता है तो यहाँ पे आप फाइंड करो, आपको समझ में नहीं आ रहा तो आप फाइंड करो, जस्ट इस पर आप क्लिक करो तो आपको उसका कैसे इम्प्लीमेंटेशन हुआ है प्रैक्टिकली भी आपको मिल जाएगा और कोडिंग भी आपको मिल जाएगा। कोई NPM मैंने यहाँ पे यूज़ किया है रिएक्ट लोकलाइजेशन, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिएक्ट लोकलाइजेशन ये यहाँ पे कैसे हमने डेवलप किया है, और आप उसके लिए कौन कौन सी लाइब्रेरी यूज़ करनी है, कौन सी फाइल बनानी है, पूरा मैंने यहाँ पे बना के रखा है गाइज। तो गाइज यहाँ पे ये मैंने छोटे छोटे टास्क बना के रखे हैं, आप उसको अपने नॉलेज के लिए यूज़ कर सकते हो। कई सारे ये प्रैक्टिकली परफॉर्म हुए हैं, बट मैंने उसका डिस्क्रिप्शन नहीं दिया क्योंकि मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है, बट धीरे धीरे मैं इसको इम्प्रूवमेंट करूँगा। बट अभी आपको ये कॉन्सेप्ट मिल जाएगा लाइफ साइकिल का पूरा, यहाँ पे क्लिक करोगे तो गाइज इसको भी आप देखना। और गाइज आपको इस एग्जाम्पल का जो कोडिंग है, फंडामेंटल्स का कोडिंग है, ये साइट का जो भी कोड्स है ये मैं आपको गिट रेपोजिट में रखने वाला हूँ पब्लिकली, ठीक है। आपको यहाँ पे रिएक्ट फंडामेंटल्स में मिल जाएगी, और रिएक्ट सोशल है और आप उसको कंट्रीब्यूट करके आपके फंडामेंटल्स भी इम्प्रूव यहाँ पे डाल सकते हो, और नीचे आप नेम रख सकते हो। लाइक आपको जो भी फंडामेंटल्स इसका नॉलेज हो तो आप इसको जस्ट कॉपी पेस्ट करो, पेज बनाओ और उस पर एक्सप्लेनेशन दो, ठीक है। और यहाँ पे आपका नाम लिख दो, जो भी आपको चैनल्स जो है वो भी आप रख दो ताकि इस पर आपका मार्केटिंग होए। तो ये भी एक आपका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है मार्केटिंग, और आपके आपको कोई किसी को नॉलेज शेयर करना हो तो गाइस। और एक चीज़ और गाइस कि यहाँ पे मैंने एक YouTube का वीडियो भी दिया है मेरा, इंट्रोडक्शन ऑफ रिएक्ट। तो गाइस अभी अगर आप ये वीडियो देख रहे हो और इसके पहले आपने ये वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ आप एक बार विजिट कर लेना, क्योंकि इसमें भी ये नॉलेज दिया है कि रिएक्ट एक्चुअली में क्या फंक्शनलिटी देता है, क्यों यूज़ करना है, कब उसका इन्हांसमेंट हुआ था, और अभी नेटवर्क में कौन सी एप्लीकेशन रिएक्ट यूज़ कर रही है, और उस एप्लीकेशन के बेस पे उन लोगों का कितना टर्न ओवर हुआ है। तो सभी चीज़ मैंने इस वीडियो में कवर किया गाइस, तो इसको भी आप देख लीजिए। तो गाइज़ अभी इसी के लिए मैं एंड करता हूँ। और गाइज़ दूसरी चीज़ और कि इस चीज़ के बाद मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूँ। तो गाइज़ अगर कोई मिस्टेक हुई हो मेरे से तो प्लीज़ माफ़ कर देना, और मेरा ये वीडियो गाइज़ प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर देना। गुड बाय, थैंक यू।